नमस्कार, मैं रित शेखावत टीम सीएलसी फिजिक्स की ओर से लेके आया हूं आपके लिए इस पीवाईक्यू सीरीज में वेव थ्योरी के सॉल्यूशंस। तो इस टॉपिक के बारे में बात करने से पहले थोड़ा मैं सीएलसी के बारे में बोल लेता हूं, जिसने हमें ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है। तो सीएलसी जेई, नीट और एनडीए के क्षेत्र में एक लीडिंग कोचिंग है जो पिछले 30 साल से सीकर में अपना बेस्ट परफॉर्म कर रही है। और 30 साल के पूरे होने की खुशी में ही हम लोग ये पीवाईक्यू की सीरीज लेके आए हैं। तो ये जो टॉपिक है आपका वेव थ्योरी, ये टॉपिक क्लास 11th का अगर आप देखोगे एनसीईआरटी में लास्ट चैप्टर आता है वेव्स एंड ऑसिलेशंस, उसका पार्ट है। यहाँ पे हम मैकेनिकल वेव्स के बारे में पढ़ते हैं जिनमें साउंड वेव और स्ट्रिंग वेव आती है। पिछले 2-3 सालों में जो नया ट्रेंड है उसमें इस चैप्टर से क्वेश्चंस थोड़े कम आते हैं, लेकिन क्योंकि काफी इजी चैप्टर है तो इसको छोड़ के नहीं जाना चाहिए स्टूडेंट्स को। और जो भी पीवाईक्यू के अंदर आप क्वेश्चंस देखेंगे उनको बहुत अच्छे से अगर आप समझ के जाते हैं तो इजीली जो भी सवाल आएगा उसको आप सॉल्व कर पाएंगे एग्जाम में। तो चलते हैं हम इसके सॉल्यूशन की ओर। तो आ जाते हैं 2023 के पहले सवाल पे। इसमें दे रखा है अ स्टील वायर विद मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ आपको पता होगा हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सवाल में म्यू दे रखा है 7 × 10⁻³ kg पर मीटर। तो ऑलरेडी ऐसा यूनिट में दे रखा है। इज अंडर टेंशन 70 न्यूटन। 70 न्यूटन का टेंशन का फोर्स हो गया। तो टेंशन का फोर्स दे रखा है, मास पर यूनिट लेंथ यानी कि म्यू दे रखा है, और हमें पूछा है स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव। यहां जो वेव बनेगी उसकी चाल कितनी होगी। तो वेव की चाल का देखो डायरेक्ट फॉर्मूला है। इतना तो जिसने भी ये वेव चैप्टर पढ़ा है उसको पता ही होगा कि जो वेव की चाल होती है v बराबर होता है अंडर रूट का t/μ, अंडर रूट का t/μ। तो v = √t/μ डायरेक्ट फॉर्मूले का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना था इसमें। t दे रखा है आपको 70 न्यूटन और म्यू दे रखा है 7 × 10⁻³ ये लो जी, ये √t/μ किया हमने 70/7 × 10⁻³ ये 7 से 7 कट गया, ऊपर आ जाएगा 10⁴ अंडर रूट करोगे तो 10⁻² यानी कि 100 मीटर पर सेकंड। तो बिल्कुल सीधा सिंपल क्वेश्चन था ये वेव थ्योरी से, कुछ भी नहीं करना था, √t/μ किया और आंसर आ गया। फिर देखो नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमें सवाल दिया है, यहां पे भी एक प्रगामी तरंग है, ट्रेवलिंग वेव है। ट्रेवलिंग वेव की हमें इक्वेशन दे दी। इस इक्वेशन के साथ हमें पूछा वेलोसिटी ऑफ द वेव बताओ। साथ में ये भी लिख दिया कि सभी राशियां एसआई मात्रक में है, ऑल क्वांटिटीज आर इन एसआई यूनिट। तो कुछ करना ही नहीं है, जो वैल्यू दे रखी है उनको फॉर्मूले में पुट करो, अगेन सिंपल सा आंसर आ जाएगा। तो वेव की जो इक्वेशन होती है उसमें आपको पता होगा ये जो एक्स के साथ टर्म आता है ये तो होता है वेव नंबर के से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं यहां पे, और टी के साथ जो टर्म आता है वो होता है ओमेगा, कोणीय आवर्ती, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और वेव की वेलोसिटी का आपको ओमेगा और के की टर्म्स में भी फॉर्मूला ध्यान होगा। तो कोई भी वेव हो ना, ये फॉर्मूला जनरल है। जो पिछला क्वेश्चन था उसमें स्ट्रिंग वेव का वेलोसिटी का फॉर्मूला था √t/μ। यहां पे जो फॉर्मूला है वेव की वेलोसिटी का वो जनरल फॉर्मूला है। आप कोई भी वेव हो, चाहे साउंड वेव हो, चाहे स्ट्रिंग वेव हो, चाहे से आपकी लाइट वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही क्यों ना हो, वेव वेलोसिटी होती है ω/k। तो ओमेगा 4 दे रखा है, के यहाँ पे 8 दे रखा है, तो 4/8 यानी 0.5 मीटर पर सेकंड। सीधा सा आंसर है, कुछ इसमें लॉजिक नहीं लगाना था, कोई दिमाग नहीं लगाना था, बस आपको आइडेंटिफाई करना था कौन सा ओमेगा है कौन सा के है। ω/k जो होगा वो आंसर हो गया। अगले सवाल पे आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है। ये थर्ड क्वेश्चन जो है वो अभी वैसे देखा जाए तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया है, क्योंकि ये डॉपलर इफेक्ट का सवाल है। फिर भी जेईई मेंस का कोई भरोसा नहीं है, तो क्योंकि सिंपल टॉपिक है, सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए देख के जाने में कोई बुराई नहीं है। सवाल ये है कि एक अ पर्सन ऑब्जर्व 2 मूविंग ट्रेन्स, ए रीचिंग द स्टेशन एंड बी लीविंग द स्टेशन। तो ये मान लो हमारा ऑब्जर्वर है, ये हमने ऑब्जर्वर बना दिया ओ। एक ट्रेन इसकी तरफ आ रही है, ट्रेन ए जो है इसकी तरफ आ रही है और ट्रेन बी इससे दूर जा रही है। ट्रेन ए की जो स्पीड है वो 30 मीटर पर सेकंड, बी की भी सेम स्पीड दी है तो ये भी कर देते हैं 30 मीटर पर सेकंड। इन्होंने हॉर्न बजाया और जो सिग्नल दिया वो सिग्नल की जो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, वो भी सेम है 300 हर्ट्ज। तो यहां से भी 300 हर्ट्ज का सिग्नल आ रहा है
और यहां से भी 300 हर्ट्ज का सिग्नल पीछे की तरफ आ रहा है। ये दोनों उसे सुनाई देंगे, क्योंकि एक पास आ रहा है एक दूर जा रहा है, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग सुनाई देगी। फ्रीक्वेंसी में जो अंतर है वो हमें यहाँ पे ज्ञात करना है, फाइंड करना है। तो देखो फ्रीक्वेंसी के लिए डॉपलर इफेक्ट का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस फॉर्म में होता है, F इज इक्वल टू एफ नॉट। एफ नॉट मतलब ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, ऊपर आता है वेलोसिटी ऑफ साउंड, उसके साथ में प्लस या माइनस हम करते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। यहाँ पे ऑब्जर्वर चल नहीं रहा है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपॉन में वेलोसिटी ऑफ साउंड, अगेन प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स। सोर्स चल रहे हैं तो वो हमें देखना पड़ेगा, बस 30 मीटर पर सेकेंड है स्पीड, पास आ रहा है या दूर जा रहा है, प्लस आएगा माइनस, बस इतना सा ध्यान रखना है। बाकी अब ये भी ध्यान ना रखो इस सवाल में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डिफरेंस निकालना है। आप एक में प्लस करोगे एक में माइनस करोगे, और जो बड़ी वैल्यू होगी उसमें से छोटी को माइनस कर दोगे। तो यहां पे हमें नीचे वेलोसिटी ऑफ सोर्स को प्लस करना है या माइनस करना है। ए जो है वो पास में आ रहा है, जब कोई पास में आता है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है यानी डिनोमिनेटर में हमें करना पड़ेगा माइनस। तो जब हम ए की फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो यहां पे -30 करेंगे। बी की कौन सी फ्रीक्वेंसी पहुंचेगी इस ऑब्जर्वर के पास, तो एफ बी हो जाएगा ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी स्पीड ऑफ साउंड अपॉन स्पीड ऑफ साउंड +30, क्योंकि बी दूर जा रहा है, उससे आने वाली जो आवाज होगी उसकी फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देगी। तो फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देगी तो डिनोमिनेटर में हमें प्लस करना पड़ेगा। अब इन दोनों का अंतर करना है, तो यहां पे देखो एफ नॉट और वी तो कॉमन ही आ गया, नीचे आपको v -30 v +30 कॉमन लेना है, और फिर आप ऊपर सॉल्व करोगे तो यहाँ v की वैल्यू 330 दे रखी है हमें, तो मैं वैल्यू रख के ही सॉल्व कर देता हूं क्योंकि ये सिंपल है कैलकुलेशन, इसमें कुछ नहीं है। एफ नॉट हमें दे रखा है यहाँ पे 300 हर्ट्ज, तो 300 इंटू वी हमें दे दिया स्पीड ऑफ साउंड यानी कि 330, फिर 1 अपॉन v -30 हो जाएगा, 330 -30 यानी 300 माइनस 1 अपॉन 330 + 30 यानी 360। इसको आप सॉल्व कर लो, ये 300 इंटू 360 नीचे कॉमन लेके ऊपर 60 करके सॉल्व करोगे तो इजी कैलकुलेशन है, 55 हर्ट्ज आ जाएगा यहाँ पे। तो इस सवाल में सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगेन ये भी कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। थर्ड के बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। फोर्थ जो क्वेश्चन है, देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें तो आपको पेन भी नहीं उठाना था। तो वेव थ्योरी से जो सवाल आ रहे हैं खासकर 2023 में और आगे हम देखेंगे 24 में भी बहुत इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इसमें दिया है आपको एक ट्रेन मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकंड से, विशल उसने ब्लो किया 400 हर्ट्ज पे, फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय पैसेंजर इनसाइड द ट्रेन। ये ध्यान रखना, अगर आपने सवाल आधा ही पढ़ा और सोचा प्लेटफॉर्म पे खड़े आदमी को क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, गड़बड़ हो जाएगी। जो ट्रेन के अंदर बैठा है आदमी उसकी रेस्पेक्ट में हमें फ्रीक्वेंसी बतानी है। तो ट्रेन के अंदर बैठा है तो उसकी रेस्पेक्ट में तो सोर्स चल ही नहीं रहा, रिलेटिव मोशन ही नहीं हो रहा, तो फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा। आंसर है 400। अगर फिर भी अगर ये चीज आपको डायरेक्ट नहीं समझ आती हो तो आप फॉर्मूले में वैल्यू रख के भी देखो सेम सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हो। F = F नॉट V। अब देखो ये मान लो हमारी ट्रेन है, यहां पे हॉर्न बजा और यहां पे ये ऑब्जर्वर बैठा है। हॉर्न बजा तो ये सोर्स जो है वो दूर जा रहा है और ऑब्जर्वर इसका पीछा कर रहा है, तो ऑब्जर्वर पीछे जा रहा है, पास जा रहा है, तो ऊपर आएगा v प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। नीचे क्या होगा, सोर्स दूर जा रहा है, दूर जाएगा तो फ्रीक्वेंसी को कम करने की कोशिश करेगा, तो नीचे भी आएगा प्लस। तो ये ऊपर नीचे वाला टर्म जो है वो सेम ही आ रहा है, तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा F = F नॉट। तो कुछ सॉल्व नहीं करना था, सवाल पढ़ा, टिक मारा और ये हम आगे बढ़ गए। तो अगले सवाल पे आ जाते हैं, 5th क्वेश्चन। इसमें देखो क्या हो रहा है, कार A is traveling at 20 मीटर पर सेकेंड, sounds a horn at frequency 400 हर्ट्ज। Another car B is traveling behind the first car। तो इसमें सिचुएशन ड्रॉ कर लेते हैं, जब भी ऐसा डॉपलर इफेक्ट का सवाल आता है तो आप देख लीजिए सिचुएशन क्या है बना के, सवाल थोड़ा सिंपल लगेगा। तो इसमें दो कार हैं A एंड B। कार A जो है 20 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रही है, अनदर कार B इज ट्रेवलिंग बिहाइंड, ये इसका पीछा कर रही है 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। फिर क्या हो रहा है जी, जो कार A है फर्स्ट, कार A है, उसने 400 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाला एक साउंड निकाला। जब ये साउंड B पे पहुंचेगा तो उसे कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। डॉपलर इफेक्ट का सीधा सीधा सवाल है, F =
एफ नॉट 400, वेलोसिटी ऑफ साउंड 360 दे रखा है, प्लस या माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर आ रहा है पास में, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएगा तो ऊपर आ जाएगा प्लस का 40 अपॉन में वेलोसिटी ऑफ साउंड। अब ऑब्जर्वर सोर्स दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी को कम करेगा तो नीचे भी आएगा प्लस। तो ये हो गया हमारा 400 इंटू 400 अपॉन 380। अब थोड़ी सी कैलकुलेशंस है, आप अप्रोक्सीमेशन से देख सकते हो, ये 400 इंटू 20/19 आएगा, ये 400 से हल्का सा ऊपर आंसर आएगा, कैलकुलेशन करोगे तो अप्रोक्सीमेट ये 421 हो जाएगा। ऑप्शंस में से यही है जो 400 से थोड़ा सा ऊपर है, तो ये हमारा आंसर है। 6th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें दे रखा है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन गैस टू द स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन गैस। तो स्पीड ऑफ साउंड का रेशियो बताना है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में एट द सेम टेम्परेचर। तो स्पीड ऑफ साउंड इन ए गैस, फॉर्मूला लगाना है डायरेक्ट। स्पीड ऑफ साउंड इन ए गैस होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट का गामा आर टी अपॉन एम नॉट। यहाँ पे गामा जो है वो एडियाबेटिक कांस्टेंट, रुद्धोष्म नियतांक। तो गामा जो है दोनों ही डाई एटॉमिक गैस है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो दोनों का बराबर होगा। इस पे स्पीड ऑफ साउंड का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तापमान टेम्परेचर बराबर दे रखा है, आर तो कांस्टेंट है ही, तो v जो है वो अंडर रूट एम नॉट के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो v1 अपॉन v2 ये हो जाएगा अंडर रूट का, नीचे m1 आएगा और ऊपर आ जाएगा m2। अब m1 क्या है हमारा, हाइड्रोजन गैस है, तो इसका मास कितना होता है, मोलर मास 4 ग्राम। m2 है 2 ग्राम, हाइड्रोजन गैस का मोलर मास 2 ग्राम। फिर ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 32। ऑक्सीजन गैस की बात हो रही है तो O2 की बात हो रही है 32, और इसका कर दो जी अंडर रूट, ये आपका आंसर आ गया कितना 4। उसके बाद आ जाते हैं 7th क्वेश्चन पे। 7वें सवाल में अगेन हमें एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव दी है, तो एक समतल प्रगामी तरंग दी है जिसकी आवृत्ति पूछी है। तो इससे इजी क्वेश्चन मुझे नहीं लगता जेईई मेंस में कहीं से कुछ भी आ सकता है। आपको एक वेव दी है और फ्रीक्वेंसी पूछी है, तो वेव की इक्वेशन में y इक्वल टू होता है a, ये एम्पलीट्यूड, आयाम, फिर cos ओमेगा t माइनस kx, ऐसा होता है। तो यानी कि ये जो टर्म है ये पूरा ओमेगा है, और ओमेगा क्या होता है 2 पाई इंटू एफ, तो 2 पाई अंदर मल्टीप्लाई करें तो 2 पाई इंटू 330, ये हो गया आपका ओमेगा, और ओमेगा होता है 2 पाई इंटू एफ। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो ये जो 330 लिखा हुआ है यही आवृत्ति लिखी हुई है, यही फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है। तो अगेन कुछ दिमाग नहीं लगाना था, सवाल देखा, टिक मारा, आगे चले गए। आगे आ जाते हैं अगले सवाल पे। इसमें दिया है आपको कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यानी मूल आवृत्ति एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की है, वो इक्वल है फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप कितनी होती है, देखो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के अंदर जब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात है तो ये L जो है वो λ/4 के बराबर होता है ना। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इसकी होती है V/4L। V/4L ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की। तो इसकी लेंथ मान ली हमने L है। अब ये बराबर है फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप के अंदर क्या होता है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है V/2L, और फर्स्ट ओवरटोन मतलब सेकंड हार्मोनिक की बात हो रही है, द्वितीय अनुनाद की, तो उसके अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी V/2L इंटू 2, है ना, तो 2V/2L। अब यहाँ पे L दे रखा है ओपन ऑर्गन पाइप का 60 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे ये दे रखा है आपको 60, इन दोनों को कर दो बराबर, सवाल हो गया ये भी। तो इसमें भी कुछ नहीं करना था, डायरेक्ट आपने फॉर्मूले लगाने थे, L हमें निकालना है, V से V कैंसिल हो जाएगा, तो 4L ये बराबर आ जाएगा 60 के, L आ गया 15। अगले सवाल पे आ जाते हैं। ये 9th क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपको स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन एट STP। तो ध्वनि का वेग हमें बताना है ऑक्सीजन गैस के अंदर स्टैंडर्ड टेम्परेचर और एंड प्रेशर पे, मानक ताप और दाब पे। तो देखो फॉर्मूला मैंने पहले ही लिखा था एक सवाल में, V बराबर होता है अंडर रूट का गामा RT अपॉन m0। अब इस फॉर्मूले में आपको गामा की जो वैल्यू है वो दे रखी है, बाकी आपको निकालनी भी आनी चाहिए।
गामा जो है डाई एटॉमिक गैस है, तो उसका गामा जो है वो 7/5 यानी 1.4 हो जाता है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 1.4 इंटू आर की वैल्यू जो सवाल में दी है वही हम काम में लेंगे। एसटीपी पे टेम्परेचर हो जाएगा कितना 273 और अपॉन में एम नॉट यानी मोलर मास, ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 32 ग्राम, ऐसा ही यूनिट में करना है। तो 32 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻³ से। ये आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है नो डाउट, लेकिन अब सवाल दिया है तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अगले सवाल पे आ जाते हैं। हाँ, तो अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बाद अब सेक्शन बी में आ जाते हैं। सेक्शन ए में इतने ही सवाल थे, काफी कम क्वेश्चंस हैं। सेक्शन बी में देखो पहला सवाल 2023 में कोई सवाल नहीं आया था इससे, तो इसका मतलब ये जो चैप्टर है थोड़ा सा कम ध्यान दे रही है जेईई इस पे, लेकिन अच्छी बात ये है कि बहुत ही इजी क्वेश्चन दे रही है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल फॉर्मूले भी आप देख के चले जाओगे तो आप इजीली क्वेश्चंस कर पाओगे। इस सवाल में देखो क्या हो रहा है, इसमें एक बंद ऑर्गन पाइप है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, जिसकी फंडामेंटल नोड में आवृत्ति है 30 हर्ट्ज। तो फंडामेंटल नोड में बंद ऑर्गन पाइप की आवृत्ति होती है V/4L, ये हमें दे रखी थी 30। फिर क्या हुआ, हमने पाइप में पानी भर दिया तो जो पाइप की लंबाई है वो कम हो जाएगी, ऊपर तक पानी आ जाएगा। अब पाइप की लंबाई कम हो जाएगी तो ये नीचे L कम होगा तो आवृत्ति बढ़ेगी। तो आवृत्ति बढ़ के इन्होंने बोला है कि भाई आवृत्ति बढ़ के हो गई 110, तो V ये मान लो पहले L1 था, अब हो गया 4, L2 लंबाई बची। तो सवाल में पूछा है कि अगर क्षेत्रफल इतना है इसका ऑर्गन पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया इतना है तो कितना पानी भरा हमने। तो क्षेत्रफल दे रखा है, लंबाई से गुणा कर दो तो आपके पास आयतन आ जाएगा। वॉल्यूम आ गया तो फिर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये मास हो जाएगा। तो L1 और L2 हमें निकालना है ताकि हमें पता चले कि पानी कितना भरा है हमें। तो L1 तो हो जाएगा देखो V/30 इंटू 4। V सवाल में हमें दे रखा है, V हमें दे रखा है 330 मीटर पर सेकेंड, है ना, स्पीड ऑफ साउंड। तो ये हो गया 330/30 इंटू 4 और L2 हो जाएगा 330/110 इंटू 4। तो ये आप लेंथ निकालो। L1 हम निकालेंगे तो ये तो हो जाएगी 11/4। L2 को निकालेंगे तो ये हो जाएगी 3/4। तो अगर हम L1 माइनस L2 करते हैं तो ये हो जाएगा 11 माइनस 3 यानी 8/4। तो 2 मीटर की हाइट तक हमने इसमें पानी भरा है। 2 मीटर मतलब 200 सेंटीमीटर। 200 सेंटीमीटर तो हाइट हो गई और 2 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो गया। तो वॉल्यूम कितना हो गया, देखो आयतन हो गया यहाँ पे 200 सेंटीमीटर की लेंथ और इंटू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया, तो ये हो गया 400 सेंटीमीटर क्यूब। द्रव्यमान बताना था हमें, वो भी ग्राम में। तो पानी के घनत्व से इसको गुणा कर देंगे आयतन को तो द्रव्यमान आ जाएगा। घनत्व या डेंसिटी जो है वाटर की वो होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लेंगे क्योंकि आंसर ग्राम में देना है। ऐसा यूनिट में देना होता तो 1000 लेते केजी पर मीटर क्यूब में। तो 1 इंटू 400 सेंटीमीटर क्यूब यानी आंसर हो जाएगा 400 ग्राम। 400 इस क्वेश्चन का आंसर है। अगले सवाल पे आ जाते हैं। इस सवाल में बीट फ्रीक्वेंसी का काम आ रहा है। तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सिंपल जिन्होंने भी पढ़ा है, दोनों फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस। तो पहला क्या है, एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, 150 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है, उसको बजाय हमने एक ओपन ऑर्गन पाइप के साथ 350 सेंटीमीटर लेंथ की, दोनों फंडामेंटल नोड में है, तो उनकी वेलोसिटी ऑफ साउंड पूछा है। तो देखो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का फॉर्मूला होता है V/4L। तो 4 इंटू L दे रखा है 150 सेंटीमीटर मतलब 1.5 मीटर, ऐसा यूनिट में ही लेंगे, माइनस बाद में जो क्लोज्ड ओपन ऑर्गन पाइप है, ओपन ऑर्गन पाइप के अंदर फंडामेंटल मोड में फ्रीक्वेंसी क्या होती है V/2L। तो V/2 इंटू 3.5 मीटर, इन दोनों का डिफरेंस हमें दिया है 7। तो ये देखो V/6 माइनस V/7, तो V/6 माइनस V/7 करोगे तो V/6 इंटू 7 आ जाएगा, इक्वल टू 7 है। तो V इज इक्वल टू 7 इंटू 7 कितना 49, 49 इंटू 6 कर दो तो ये कितना हो जाएगा 294। तो 294 हर्ट्ज इसका आंसर हो जाएगा। सॉरी हर्ट्ज नहीं, 294 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है सोनोमीटर वायर है, 90 सेंटीमीटर पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दी है 400 हर्ट्ज। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू F इज इक्वल टू
v बाई 2l, तो v बाई 2l और अंडर रूट टी बाई म्यू है ना, v जो है वो अंडर रूट टी बाई म्यू होता है, तो अंडर रूट टी बाई म्यू और 1/12। ये हमें 400 हर्ट्ज दे रखी है। 90 सेंटीमीटर का वायर था, तो यहां पे मैं लिख देता हूं 90 सेंटीमीटर आंसर, क्योंकि सेंटीमीटर में ही निकालना है तो ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ये 90 लिख दिया। फिर क्या हुआ, फिर फ्रीक्वेंसी हो गई 600 हर्ट्ज। टेंशन हमने सेम रखी, वायर भी हमने सेम रखा, तो टी बाई म्यू सेम चीज है, बट लेंथ हमने बदल दी। अब नई लेंथ कितनी है ये पूछा है, दोनों को डिवाइड कर दो तो ये टी बाई म्यू और ये सब कैंसिल हो जाएगा, अपना आंसर बच जाएगा। तो इधर तो 400 बाई 600 तो हो जाएगा कितना, 2/3 इक्वल टू ये एल ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा इसके 90, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो एल इज इक्वल टू 90 इंटू 2/3 60, तो 60 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहां पे क्या हो रहा है, अ क्लोज्ड एंड एन ओपन ऑर्गन पाइप हैव सेम लेंथ, तो लेंथ सेम है इस बार क्लोज्ड और ओपन ऑर्गन पाइप की। इफ द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ द 7th ओवरटोन, यहां पे ओवरटोन वाला फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा, तो अगर आपको फॉर्मूले याद है तो अगेन इस क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत नहीं होनी। देखो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, उसकी 7th ऑर्गन और 7th ओवरटोन है ना, जो 7वीं गुण वृत्ति होती है उसकी आवृत्ति का फॉर्मूला होता है F बराबर 2n+1 v/4l। तो 2n+1 करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 के साथ 7 इंटू 2 14 प्लस 1 15, तो 15v/4l, ये तो हो गई F1। और ओपन ऑर्गन पाइप जो है उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, उसका भी 7th ओवरटोन है, तो उसमें तो ओवरटोन जो है वो डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे n+1 आता है ना, 7th ओवरटोन में 8th हार्मोनिक, तो 8v/2l, इसमें नीचे 2l आता है। अब इन दोनों का हमें रेशियो बताना है, तो F1/F2 कर दो, तो ऊपर तो आ जाएगा 15/4, नीचे आ जाएगा 8 और ऊपर ये 2 चला जाएगा, तो ये बन गया 15/16। तो 15/16 है, नीचे वाला नंबर a है, a ही बनना था हमें, 16 आंसर आ जाएगा, सिंपल। 5th क्वेश्चन पे आ जाते हैं 2024 के। इसमें दे रखा है 2 ओपन ऑर्गन पाइप्स ऑफ लेंथ 60 एंड 90 रेजोनेट एट 6th and 5th हार्मोनिक्स रेस्पेक्टिवली। तो ओपन ऑर्गन पाइप है, अच्छी बात यह है ओपन ऑर्गन पाइप में जो हार्मोनिक है उसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी जाती है। तो 6th हार्मोनिक है तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 6 इंटू v/2l, ओपन ऑर्गन पाइप में 2l आता है नीचे। इसकी सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर लेंथ है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ 60 सेंटीमीटर है तो 0.60 होगा, तो 1 मिनट इसे हम कर लेते हैं, वैल्यू रखता हूं मैं सीधा ही। इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी v/2 इंटू लेंथ है 0.6 और इंटू करेंगे 6th हार्मोनिक है तो 6 से, और फिर 90 सेंटीमीटर वाला जो ऑर्गन पाइप है उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 5th हार्मोनिक है तो 5v/2 इंटू एल है इसका 0.9। अब हमें बताना है डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज, तो इन दोनों नंबर्स का हमें डिफरेंस बताना है। v हमें दे रखा है 330, यानी हमें निकालना है f1 माइनस f2। तो अब बस मैथ से थोड़ी सी सॉल्व करना है इसमें देखो v तो जो है वो v/2 तो हमारा कॉमन आ जाएगा, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहां तो बचेगा 6/0.6 मतलब 10, माइनस यहाँ पे 5/0.9, तो इसको मैं 50/9 लिख देता हूँ, ये बचा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। यहाँ पे v जो है वो 333 है ना, 333 मीटर पर सेकंड दे रखा है, अपॉन में 2 इंटू 90 माइनस 50 यानी 40 और अपॉन में 9। तो ये अब सिंपल कैलकुलेशन है, ये 20 हो गया, इन 9 को इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 37, तो 37 इंटू 2 74, तो 740 हर्ट्ज ये आंसर आ जाएगा। तो अगेन सिंपल, अगर आपको फॉर्मूलेज पता है तो ये क्वेश्चन भी हो गया। थैंक यू। तो मतलब इतने ही सवाल थे, तो इस चैप्टर से सवाल थोड़े कम आ रहे हैं लेकिन इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अभी भी मैं यही कहूंगा, अगर आपका सपना है कि आप जेई मेंस को टॉप करें, बहुत अच्छे स्कोर के साथ क्लियर करें, तो कोई भी टॉपिक जेई मेंस में छोड़ा नहीं जाता है।
आप ऊपर से देख के जाओ, क्योंकि अगर इजी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया है ना, कई क्वेश्चंस में तो इक्वेशन देख के फ्रीक्वेंसी बतानी थी, इससे सिंपल और क्या देगा जेईई मेंस। तो अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आप भले ही कम सवाल आते हैं, टॉपिक को देख के जाओ, और जितनी भी आपको हेल्प चाहिए सीएलसी आपको हेल्प प्रोवाइड करता रहेगा। तो सीएलसी के वीडियोस देखते रहो, लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, और इसी के साथ थैंक यू।